करीबी नौकरशाह हैं योगी जी के, वो एक विशेष जाति से आते हैं और उस विशेष जाति के ही नौकरशाह ने बना यहाँ फोन किया था मुरादाबाद में और ब्राह्मण पागल हो गया बताया था। तो अब मैंने जाति की तरफ इशारा कर दिया, नाम तक तो नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी के प्लान में क्या योगी आदित्यनाथ दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है प्रयागराज की घटना, जिसका नतीजा हो रहा है काशी की घटना और जिसका नतीजा हो रहा है बरेली की घटना। जी हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, आरोप लगाया कि लखनऊ से एक फोन पहुंचा था और कहा ये पंडित पागल हो गया है। अब वो कौन व्यक्ति था, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई और क्या ये मुश्किलें दिल्ली ने बढ़ाई, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, ये सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ से फोन गया, उसके बाद उनको कलेक्ट्रेट में जो है बंदी बनाकर रखा गया, उनको मारने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, उनको जो है तमाम तरह से पंडित पागल हो गया है ये तक कह दिया गया। वहां पर हो क्या रहा है, लखनऊ से फोन जा रहा है, एक सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहा है, कुछ काबू में है सरकार के कि नहीं है, सब कुछ बेकाबू हो चला है? नहीं, देखो हिमांशु जी, अगर हम इस सारे मामले को देखें, जिस प्रकार से आज 9वां दिन हो गया है और शंकराचार्य जी धरने पे बैठे हुए हैं, माहौल बहुत गर्म है और इसी बीच में जो थोड़ा मामला ढीला चल रहा था, दबा हुआ मामला चल रहा था, यूजीसी मामला जो है वो हाईलाइट में आ गया है। अब यूजीसी भी हो गया है, बनारस भी चल रहा है, प्रयागराज का शंकराचार्य का मामला भी चल रहा है, तो कई सारे मामले इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं ये मामला देखता हूं, जो मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने पहले इस्तीफा देने की घोषणा की कि वो यूजीसी के सरकार के नए फैसले से खिन्न होकर इस्तीफा दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उस चीज से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जाति और बिरादरी वालों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की आवाज को उठाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और वो आए और एक मैसेज भी पहुंचा और कहीं न कहीं सरकार में भी जो है दिल्ली तक कुछ झंझनाहट हुई और लखनऊ और दिल्ली में बातचीत भी कुछ हुई और लखनऊ से कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश की गई। जिस प्रकार से उनका कहना है कि बाद में उनको डीएम द्वारा बुलाया गया और फिर डीएम के यहाँ फोन आया, फोन स्पीकर पे था, वहां से कहा गया कि ये ब्राह्मण पागल हो गया है, इसको कंट्रोल करो। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे 2 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। देखिए, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये जताती है कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो चल रही है। यूं ही कहीं धुआं नहीं उठता, आग जरूर है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से योगी जी एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं उनके नौकरशाह, कहीं न कहीं नौकरशाही सियासत पे हावी है और योगी जी अधिकारियों के बल पे और नौकरशाहों की सलाह पे कुछ काम कर रहे हैं और वो तलखी हमें दिल्ली से लखनऊ में भी दिखाई देती है और लखनऊ से बनारस और प्रयागराज तक भी दिखाई देती है। एक तो इसका ये पार्ट है। दूसरा पार्ट में ये भी देखता हूं कि सिटी मजिस्ट्रेट भी बहुत जल्दी में लग रहे हैं। अगर उन्होंने इस मुद्दे पे इस्तीफा देने की बात की है, इस पे आक्रोशित हैं, इस मामले पे, या इससे वो नाराज हैं, तो एकाएक उनका जो है शंकराचार्य को फोन करना, शंकराचार्य का उनको एक बड़ी पोस्ट ऑफर करना कि आप तो आइए, हम समाज में आपको बड़ा स्थान देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक सियासत लग रही है कि इस पे भी क्या कोई सियासत हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में जातिवाद को इस तरह से घोटा और जो है मतलब घोटाया जा रहा है आने वाले इलेक्शन के हिसाब से, कि चल क्या रहा है, अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रही। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 2024 में हुआ और पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ के गया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमेशा रहता है ब्राह्मण समाज, अब उसको भी भारतीय जनता पार्टी ताक पे रख रही है क्या? या उसकी चिंता ना करते हुए पीडीए के लोगों को, पिछड़े दलित लोगों को
भरमाने के लिए, उनको वापस लाने की कोशिश में क्या इस तरह का एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है क्या? हमें ये सारे मुद्दों को विश्लेषण करना होगा, तभी हम किसी चीज को डिकोड कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा मंथन करना चाहती है, और दूसरा जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई चल रही है उसमें वो कुछ लोगों को शहीद भी करना चाहती है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो जो सिटी मजिस्ट्रेट का मामला है, मुझे उसमें भी शुरुआत के दौर में अगर हम देखें कि वो यूजीसी से आक्रोशित थे, लेकिन जैसे उन्होंने शंकराचार्य जी को फोन किया और वो इस तरह की चीजें हुई, और कोई भी नौकरशाह, कोई भी किसी सरकार का अधिकारी इस लेवल पे जाके वो विरोध नहीं करता है कि वो सारी चीजें मीडिया के सामने करे और एकाएक इस्तीफे की बात करे और एकाएक इतनी तेजी से वो करे। अधिकारी अपनी बात को रखता है, और अगर वो इस्तीफा देता है तो बहुत ही सधे हुए तरीके से अपने कदमों को बढ़ाता है। तो मुझे कहीं न कहीं इसमें एक राजनीति दिखाई। अभी इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, दूसरी जगह भेज दिया गया है, जांच पड़ताल हो रही है, उनकी गाड़ी ले ली गई है, ये सब चल रहा है। इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी रिएक्शंस बड़े सख्त और तल्ख देखने को मिल रहे हैं। उमा भारती कह रही हैं जो प्रशासन ने सबूत मांगा है शंकराचार्य से, वो मर्यादा का उल्लंघन किया है, मर्यादा तोड़ी है। लेकिन योगी जी तो कालनेमी बता रहे हैं। तो असल में मर्यादा तोड़ कौन रहा है? और बीजेपी वाले बीजेपी वालों को ही नहीं समझा पा रहे हैं क्या असल में? देखिए हिमांशु जी, ये तो तय हो गया है और ये चीजें तो साफ हो गई। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अब ये किस चीज के तहत या कौन सी रणनीति के तहत योगी जी सबूत मांग रहे हैं शंकराचार्य जी से, शंकराचार्य जी को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि शंकराचार्य जी तो गाहे बगाए, वो तो एक जो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई थी, खामखा उसके पात्र बन गए हैं, खामखा उसका एक बहाना बन गए हैं, खामखा उस षड्यंत्र का एक हिस्सा ना चाहते हुए भी बन गए हैं। और आज जो है खुलेआम उनके कंधे को प्रयोग किया जा रहा है, वो शंकराचार्य जी भी नहीं समझ पा रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये तो एक अस्तित्व की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं के, और वो नेता जो हैं इनके कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये फंस गए हैं, अब ये यहाँ से वापस भी कदम नहीं ले सकते, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने धरने की और बाकी चीजों की घोषणा की है, वहां से वो कैसे वापस जाए जब तक कोई उनको मनाने ना आए, जब तक कोई एक उस चीज का पटापेक्ष ना करे, तो तब तक कैसे मामला चलेगा। तो इसमें शंकराचार्य जी मुझे उलझे हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि विरोधी बयान आए हैं, योगी जी कुछ और कह रहे हैं और उनके जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य है वो कुछ और कह रहे हैं, तो विरोधाभास दोनों में नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या चाह रही है, केंद्र की सरकार क्या चाह रही है, अभी तो यही स्पष्ट नहीं है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी फंसे रहेंगे और इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए कोई नया मामला आ जाएगा। कहीं वो नया मामला यूजीसी का मामला तो नहीं है, क्योंकि आप जो है बनारस से मामले को ट्रांसफर करके शंकराचार्य पे ले आए थे। जो अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को ध्वस्त किया गया था और बाकी वहां पे मामला बहुत गर्म हो गया था, वहां से ध्यान हटाने के लिए आप जो है प्रयागराज आ गए और वहां शंकराचार्य जी पे फोकस हो गए। शंकराचार्य जी ने बहुत सारी फुटेज खा ली है, शंकराचार्य जी का मामला बहुत हाईलाइट हो गया है। अब धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आ रहा है, तो एक नया मामला चाहिए और एक नई बहस मीडिया को और बाकी लोगों को चाहिए। तो क्या वो यूजीसी का मामला बनेगा क्या? क्योंकि आपने जिस प्रकार से देखा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफे की घोषणा की है, ये तो नौकरशाह है, ये तो अधिकारी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने इस्तीफे की पेशकश की है, कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। तो अगर दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी के इस चीज से इस्तीफा दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि पार्टी की स्थापना जिन मुद्दों को लेके हुई थी, पार्टी उन मुद्दों से भटक गई है, ये कह के अगर पार्टी से इस्तीफे हो रहे हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ता जा रहा है कुछ लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने निजी स्वार्थों को, निजी हितों को साधने के लिए पार्टी को भी दरकिनार कर रहे हैं, पार्टी को भी रिस्क में डाल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है
क्योंकि मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या उस नुकसान की चिंता शीर्ष नेतृत्व को है? क्या उस नुकसान की चिंता उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को है? क्या उस चीज की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को है? ये सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि निजी स्वार्थ बड़ा है या पार्टी का स्वार्थ बड़ा है या देश का स्वार्थ बड़ा है, इसका विश्लेषण जरूरी है। जी। अच्छा, यूजीसी के मामले में क्या मोदी जी ने योगी जी को फंसा दिया है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस्तीफे तो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं और 1 साल बाद जो है यहाँ चुनाव भी होना है। तो वो कहावत है ना कि गंजे होते ही ओले पड़ने लगे, तो ये गंजे होते ही ओले तो नहीं पड़ने लगे योगी जी के ऊपर? नहीं, देखिए, मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि केंद्र जो है योगी जी को फंसाने के लिए सारे षड्यंत्र करेगा, मुद्दों को डाइवर्ट करेगा। अब मैंने आपको कहा कि ये तीसरी जगह हम खड़े हैं आज की डेट में। अगर हम पहली जगह पे खड़े हो जाएं वापस जाके बनारस पे, तो वहां सीधी सीधी तलवार दिल्ली की तरफ चलती है। वहां सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप जो है मोदी जी के ऊपर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है अगर वहां पे कुछ भी निर्णय होता है, वहां पे कोई भी चीज होती है, तो सारा पीएमओ के नेतृत्व में वहां मामला चल रहा है। वहां योगी जी की दखलंदाजी सिर्फ एक नूरा वो उसकी फॉर्मेलिटी वाली जिम्मेदारी वो योगी जी की है। बाकी योगी जी का वहां कोई लेना देना नहीं है, सारा काम पीएमओ के थ्रू हो रहा है। तो अगर बनारस में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी और उसका जो भी आरोप प्रत्यारोप होगा वो मोदी जी के ऊपर होगा। लेकिन अगर बनारस से बाहर आप निकलते हैं, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे कोई मेरठ का मामला हो, दूसरे कोई भी मामले होंगे, तो उसमें सीधे सीधे आरोपित योगी जी होंगे और योगी जी को ही सियासी नफा नुकसान होगा, ये सोच के मामले को बढ़ाया जा रहा है। और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि अब इसमें कोई संशय नहीं बचा है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, क्योंकि जो डेंट योगी जी ने 2024 में दिल्ली को दिया है, अब वो उस डेंट को ठीक करना चाहते हैं, उस डेंट का बदला दिल्ली लेना चाहती है। उसी के तहत ये षड्यंत्र चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जो ये यूजीसी का मामला, जो तीसरा मामला, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग पहले बनारस में खड़े थे, फिर प्रयागराज में खड़े हुए हैं और अब जो है यूजीसी के मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। ये मामला जो है इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसान नेता है रमेश बहादुर सिंह, गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे, वो सवर्ण सांसदों को बाकायदा चूड़ियां भेज रहे हैं और इसके अलावा कुमार विश्वास भी कह रहे हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूं। तो एक जो नाराजगी है वो उस वर्ग में है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। अब वो कोर वोटर अगर छिड़क गया तो क्या मोदी जी, क्या योगी जी, किसी का भला तो होना नहीं है। यहां पर ये जो गलती कर दी गई है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं, देखिए, आपको हिमांशु जी ये समझना होगा कि दिल्ली जो है वो किसी भी कीमत पे योगी जी से बदला लेना चाहती है, चाहे पार्टी का हश्र कुछ भी हो, चाहे प्रदेश हाथ से चला जाए, वो इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र के नेतृत्व को देखते हुए दिल्ली में बैठ के पूरे भारत को देख रहे हैं, खाली एक प्रदेश को नहीं देख रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों उन्होंने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, उनको लगता है कि अगर हम एक राज्य हार भी जाते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको एक बड़ा कांटा निकालना है। मोदी के बाद योगी, इससे खतरा किसको है? तो योगी जी को निपटाने के लिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। हालांकि इसमें मैं अगर अपनी तरफ से एक चीज और जोड़ूं, जिस प्रकार से आज दूसरी पंक्ति के नेताओं की तैयारी चल रही है संघ में, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तैयार कर रही है, आज मोदी के बाद अगर दूसरी पंक्ति के जो सबसे पुरजोर नेता है, जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, वो योगी जी हैं। और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। और योगी जी वहीं से चल रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कट्टरवाद का चेहरा योगी जी ने दिखाया है, चाहे आप तमाम विश्लेषण करेंगे पिछले 8-9 साल का, चाहे आप जो है एनकाउंटर का मामला कीजिए, चाहे बुलडोजर बाबा की बात कीजिए, चाहे मुस्लिमों को ठीक करने की बात कीजिए, चाहे अब्दुल को टाइट करने की बात कीजिए, तो कट्टर छवि जो योगी जी की बनी है, क्या वो इनको प्रधानमंत्री पद के ऊपर ले जाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए छवि ठीक है? वो इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो मोदी जी के रास्ते पे चल रहे हैं
मोदी जी के ऊपर जो आरोप 2002 में लगे थे कत्लेआम के सारी चीजों के, वो धीरे धीरे उन्होंने मिटा के एक नया अपना वहां पे विकास पुरुष अपने आप को स्थापित कर लिया था उन्होंने। जो अडानी के साथ जुड़ के उनको जो बड़ा फायदा हुआ था कि उन्होंने गुजरात के विकास पुरुष के रूप में अपने आप को ढाल लिया था और कट्टरवाद उनसे धीरे धीरे ओझल हो गया था। क्या योगी जी के साथ भी कोई बिजनेसमैन है? क्या योगी जी कोई विकास पुरुष की छवि अपनी बना पाए हैं? क्योंकि विकास के नाम पे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी चीज आज तक हो गई हो। अगर कुछ हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे किसी दूसरी बात करें, उसमें तो मोदी जी मोर्चा मार लेते हैं। चाहे वो हाईवे का उद्घाटन हो, चाहे किसी चीज का उद्घाटन हो, उसका सबका श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। तो योगी जी को तो कहीं श्रेय मिला नहीं है। तो पिछले 8 साल में क्या हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि योगी जी कोई विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं? तो खाली कट्टर छवि बना के, हिंदुत्ववादी छवि बना के आप प्रधानमंत्री तक की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा संशय लगता है। और फिर इसमें तीसरा नाम फडणवीस का आता है, जिनके लिए हमें मुंबई जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो ये एक वॉर चल रहा है सेकंड पंक्ति के लिए, उसमें योगी जी कहां तक पहुंच पाएंगे और क्या योगी जी को वहां तक पहुंचने में कितने रोड़ों से टकराना पड़ेगा, कितनी बाधाओं से टकराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये उस लेवल की, उस एंगल की चीजें चल रही हैं। बाकी उनके सामने जो भी चीजें हैं वो सब छोटी चीजें, चाहे केशव मौर्य का बयान हो, चाहे केशव मौर्य का आचरण हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का आचरण हो, वो सिर्फ नूरा कुश्ती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे तो नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में ना आए, लेकिन वो एक नेता को निपटाने के लिए पार्टी को भी वहां से विदाई अगर होती है तो उसमें चूकेगी नहीं, क्योंकि हम इसकी परिणति पहले देख चुके हैं। एक बार जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल गई थी और कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता हो गए थे, मुख्यमंत्री थे, और उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन कल्याण सिंह को हटाने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व ने षड्यंत्र किए थे, उससे कल्याण सिंह हटे और कल्याण सिंह यहाँ तक पहुंच गए थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन उसका नतीजा ये भी हुआ था कि पार्टी प्रदेश से 20-25 साल के लिए बाहर हो गई थी। तो क्या उसी रणनीति पे दोबारा हम चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई अगले 25-30 साल के लिए हम उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा भी करती है जो हम और आप नहीं सोचते, या हम जो सोचते वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, उसका उल्टा करती है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक कुछ हो ना जाए, जब तक कोई निर्णय आना जाए, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है जी। अच्छा केपी सर, आखिरी सवाल ये, और ये रह गई बातचीत में कि जो सिटी मजिस्ट्रेट का मामला था उसमें उन्होंने कहा कि लखनऊ से एक फोन आया है और लखनऊ के फोन में उसने कहा कि ये पंडित पागल हो गया है। तो अब जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये साला पंडित किसने बोला है? तो ये जो पंडित बोला है, पंडित पागल हो गया है, किसने बोला है, उसका नाम बताओ कि नारे लग रहे हैं अब सड़कों पे। तो आपने राजनीति को काफी करीब से देखा है, काफी ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिल्ली से, लखनऊ से हैंडल होते हैं। तो कौन हो सकता है जिसने फोन किया और ये सब बोला? सर इसका खुलासा भी कर ही दीजिए फिर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा आपको सुना देता हूँ साथ साथ ही। जब अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली में हम कल्याण सिंह जी के यहाँ कभी कभी चाय पीने चले जाते थे और मैंने सवाल पूछा था कल्याण सिंह जी से कि बाबूजी ये जो है एक नौजवान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और अनट्रेंड है, ये तो अभी इसकी राजनीति की इतनी परख भी नहीं है, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझते हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को संभाल पाएगा? तो कल्याण सिंह जी ने जो जवाब दिया था वो आपकी बातों का भी जवाब हो जाएगा। कल्याण सिंह जी ने ये कहा था कि नौकरशाही एक सदे हुए घोड़े के समान होती है और जब उसकी पीठ पे सवार होता है, एक नया मुख्यमंत्री के तौर पे कोई भी उसकी पीठ पे सवार होता है और वो अगर जानकार है और विशेषज्ञ है और हर चीज को समझता है, तो वो जैसे ही एड लगाता है तो नौकरशाही टक 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 दौड़ने लगती है। और नौकरशाही को अगर ये जरा सा भी अंदाज हो जाए कि ये जो है नौसिखिया है, तो वो फिर उसको ऐसा पटकती है
कि वो पूरे 5 साल खड़ा नहीं हो पाता। तो इसमें छोटी सी बात में बड़ा संदेश कल्याण सिंह जी ने दिया था, और उसका हम 2 उदाहरण ले सकते हैं कि मायावती ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया था नौकरशाही को, वो भी आपके सामने है। और अखिलेश को पिछले मतलब शुरू के 3 साल तक किस प्रकार ने नौकरशाही घुमाती रही थी अखिलेश को, वो भी हमें पता है। और यही चीज हम देख रहे हैं कि पिछले 8 साल से कहीं ना कहीं नौकरशाही बाबा के ऊपर हावी है। नौकरशाही सारी चीजें कर रही हैं। कई नौकरशाहों की बीच बीच में खबरें आई हैं, आपने भी देखा कि इस राज्य में और पड़ोसी राज्यों में घरों से बड़ा भारी कैश मिला है। भ्रष्टाचार कई लोगों को कई नौकरशाह करते पकड़े गए, लेकिन उन पे आज तक कोई एक्शन नहीं है। आपके यहाँ फैजाबाद के डीएम और फलाने अयोध्या के जो थे उनके ऊपर आरोप लगे, सब कुछ हुए, लेकिन आज तक उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि जो करीबी नौकरशाह हैं योगी जी के, वो एक विशेष जाति से आते हैं, और उस विशेष जाति के ही नौकरशाह ने यहाँ फोन किया था मुरादाबाद में, और ब्राह्मण पागल हो गया बताया था। तो अब मैंने जाति की तरफ इशारा कर दिया, नाम तक तो नहीं जाएंगे, नाम ऐसे में लेना किसी का ठीक नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वहां पे कौन चला रहा है जाति विशेष का, और किसने कहा होगा ये भी सबको पता है। लेकिन नाम लेने से सब बच रहे हैं। हम भी निजी तौर पे किसी का नाम लेने से बचते हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने हिंट दे दिया, आप भी समझ गए होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, जो उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्या सरकार की मुश्किलें 27 में बढ़ने वाली है? क्या दिल्ली कोई ऐसी प्लानिंग कर रही है, कोई ऐसी दूरदृष्टि लगाए हुए है जो 27 का खेल पलट देने वाली है, और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें उसमें बढ़ने वाली हैं? और ये जो सिटी मजिस्ट्रेट का जिस तरह से इस्तीफा निकलकर सामने आया है, ये अपने आप में क्या ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला साबित होने वाला है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।